गैल्वेनोमीटर पढ़ोगे, फिर वोल्टमीटर पढ़ोगे। ये पूछा जाए सेल की डिफिनीशन, सेल को डिफाइन करना है, सेल क्या है। तो सेल क्या है, चाहे इसको हटाओ जी, यहाँ बाइस्कोप जो रखा है। सेल क्या है, तो सेल क्या है, डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी और चार्ज को स्टोर करेगा। सेल का काम क्या है, यही तो काम है। क्या काम है, चार्ज और एनर्जी स्टोर करेगा। सेल में चार्ज होते हैं ना, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, और उसमें रहता क्या है, एनर्जी है। जैसे मोबाइल आपका चल रहा है, गाना वाना सुनते हैं, तो उसमें एनर्जी है, तभी तो गाना सुना रहा है। तो सेल यही है। तो सेल का मतलब एक डिवाइस है। A device which have capacity a device which can store charge and energy। बस, कैन स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। ये चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है बच्चों। ये सेल के लिए लिखा गया। अभी आप 2 दिन पहले पढ़ रहे थे कैपेसिटर। कैपेसिटर भी आप ही ने पढ़ा है। कैपेसिटर के लिए लिखा है कि अ डिवाइस, ये भी डिवाइस है, वो भी डिवाइस है, which have capacity to store charge and energy। हमें पहले जब मैं आपसे ये बोलूँगा कि सेल वो डिवाइस है जो एनर्जी और चार्ज को स्टोर करें, तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगा कि यही तो कैपेसिटर भी था, विच हैव कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। बच्चों, ये आपके मन में तुरंत ये बात आ गया ना कि ये तो कैपेसिटर भी यही था और सेल भी वही है। काम तो दोनों का एक ही है। वो भी चार्ज और एनर्जी रखता है, ये भी चार्ज और एनर्जी रखता है। अगर पूछा जाए कि सेल और कैपेसिटर में क्या सिमिलरिटी है, तो यही सिमिलरिटी है जो लिखा है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है कि कैपेसिटर का नाम में क्या लिखा है, विच हैव कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। स्टोर चार्ज एंड एनर्जी यहाँ भी है, स्टोर चार्ज एंड एनर्जी यहाँ भी है। उसके पहले क्या है, उससे लेना लादना नहीं है, मतलब इतने से है। यहाँ भी है स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, यहाँ भी है, राइट। ये सिमिलरिटी है, तो डिफरेंस क्या है, कुछ तो अंतर होगा। अब अंतर क्या है, अंतर क्या है उसे मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसलिए 2 कॉलम दिखाया जा रहा है। पहली बात, अगर वो सेल होगा तो जो वोल्टेज होगा V, वो कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में कैपेसिटी है C कांस्टेंट होगा। पहला तो ये बात है, उसमें V कांस्टेंट होगा, उसमें C कांस्टेंट होगा। बच्चों, इस V की जगह हमें E लिखना चाहिए। E क्या है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस है। तो कांस्टेंट में वहाँ अलग है, यहाँ अलग है। कैपेसिटर के सी नहीं बदलना है,
और सेल का ई नहीं बदलना है। ई इसकी प्रॉपर्टी है, सी उसकी प्रॉपर्टी है। अब ई क्या है वो बाद की बात है, अभी आप सी तो जानते हैं ना क्या है, ई क्या है भी जान जाएंगे। अब देखो दूसरी बात क्या हुआ, अगर हम इसे यूज़ में नॉट इन यूज़, अगर सेल को मैं यूज़ में ना लूँ, रखा जाए, और यहाँ भी लिखा है नॉट इन यूज़, ये भी यूज़ में नहीं है, नॉट इन यूज़। सेल को भी मैंने रखा है और कैपेसिटर को भी रखा है, सेल का भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कैपेसिटर का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इन दोनों में क्या अंतर होगा। अगर यहाँ पे लिखा है नॉट इन यूज़, तो बच्चों इसमें जो फील्ड होगा, फील्ड ई, वो 0 होगा। क्या हो गया जी, उठाओ हड़बड़ाओ मत। अब फील्ड ई क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे फील्ड 0 होगा, किसमें, सेल में। और अगर कैपेसिटर को यूज़ में नहीं करेंगे और यहाँ पे फील्ड पूछा जाए तो फील्ड 0 नहीं होगा। अब आपको ये समझना होगा बाद में कि फील्ड 0 क्यों है। वहाँ तो 0 नहीं है, वहाँ तो समझा के आया हूँ, E बराबर V/D लिख के आया हूँ कि वहाँ पे फील्ड 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा और वहाँ पे 0 नहीं होगा। और क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये सिमिलरिटी है कि डिफरेंस है, सिमिलरिटी कहाँ है, हाँ V कांस्टेंट है, वो सिमिलरिटी है, लेकिन उसी के ऊपर डिफरेंस भी लिखा है कि यहाँ पे फील्ड है और वहाँ पे फील्ड नहीं है, नहीं है यहाँ और है वहाँ। ठीक, अब बच्चों ये लिखा नॉट इन यूज़। तीसरा नंबर लिखेंगे, इन यूज़, इसको मैं यूज़ में ले रहा हूँ, मतलब सेल को मैंने सर्किट में ले लिया, कैपेसिटर को भी सर्किट में ले लिया, उसको यूज़ करेंगे। जब यूज़ करेंगे तब क्या होगा, फील्ड 0 नहीं होगा। ये भी यूज़ में है, फील्ड 0 नहीं होगा। देखो अभी ये 0 था, अभी ये नॉन 0 हो गया। ज़्यादा तमाशा तो सेल में ही हो रहा है। आगे और क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है अभी भी कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ का वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ दूसरा झाम आ गया, अंतर दिख रहा, यहाँ ये है वहाँ वो है। अब आपके मन में ये एग्जाम्पल आना चाहिए था कि ऐसा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है, आपको क्लियर हो। जैसे अभी आपको कोई कहानी सुनाएं कि कटरा में यहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था, तो आपके मन में इमेज बनता रहता है, तो सुनने में मज़ा आता है। तो ऐसे यहाँ पर भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपके मन में इमेज बन रहा होगा कि हाँ ऐसा है, और नहीं बन रहा होगा तो आपको ये समझ आ रहा है कभी देखेंगे ये कैसा है, ये कैसा क्यों है, अभी देखेंगे भाई, जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बच्चों ये हो गया 3 बात, 3 बात हो गई, हाँ 3 बात हो गई। चौथी बात और क्या है दोनों में डिफरेंस, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और वो डिफरेंट मटेरियल के होते हैं, इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट मेटल। एक कॉपर होगा तो दूसरा जिंक होगा सेल में, और कैपेसिटर के दोनों प्लेट सेम मेटल के होते हैं, ये अगला अंतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट मेटल, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट मेटल, डिफरेंट मेटल डिफरेंट मटेरियल लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लेट ऑफ सेम मेटल, प्लेट ऑफ
सेम मेटल। ये डिफरेंस 4 हो गया बच्चों। 5 शुभ होता है, 5वां एक और ढूंढ लो, क्योंकि हमेशा 5 का सेट बनाया जाता है। 5वां क्या है? सेल के अंदर एनर्जी तो है, पर वो एनर्जी केमिकल एनर्जी है, और कैपेसिटर के अंदर एनर्जी तो है, पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एनर्जी में अंतर है। इसके अलग इसमें एनर्जी है, उसमें एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का टाइप अलग अलग है। उसमें कौन सी एनर्जी आती है? केमिकल, और उसमें कौन सी आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। 5वां ये बड़ा अंतर है। इट हैव केमिकल एनर्जी, इसमें केमिकल एनर्जी है। और इधर इट हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो अब सेल भी एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया है, कुल इतने डिफरेंस हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैं लिखना बंद कर दूं तो समझ लो बात बंद हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हमें सेल पढ़ना है, ये सब थोड़ी देर में। पहले सेल बने तब तो यूज़ करें, पहले सेल का समझ तो स्ट्रक्चर तो आ जाए, तब यूज़ करें। अब बच्चों हम सेल की बात करेंगे। देखो सेल बहुत टाइप का है। अब सेल का टाइप अगर पढ़ाएं ना 3 लेक्चर तो टाइप में ही चला जाएगा, पर आपके सिलेबस में वो सब टाइप की ज़रूरत नहीं है। जितने की ज़रूरत है उतना लिखेंगे। अगर सेल की बात करें तो सेल 2 टाइप का है। टाइप ऑफ सेल अगर हम लिखें यहाँ पे तो मेनली 2 टाइप का सेल है। एक सेल होता है स्टैंडर्ड, एक सेल होता है स्टैंडर्ड सेल। प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। प्राइमरी समझते हैं ना, यूज एंड थ्रो, और सेकेंडरी यूज एंड रीयूज। जैसे मोबाइल की बैटरी सेकेंडरी है, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ देखो इसको उठा के फेंक देता हूँ ना, उधर ही यूज़ किया, ख़त्म हो गया, फेंक दिया, तो ये प्राइमरी है। और अगर सेकेंडरी है तो उसे हम बार बार यूज़ करेंगे। तो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, कोई भी सेल हो, वो सेल मेनली 2 टाइप का होगा। एक होगा स्टैंडर्ड सेल और एक होगा आइडियल सेल। स्टैंडर्ड और आइडियल, मैंने सेल में भी 2 सेल की बात कर रहा हूँ, एक आइडियल की बात कर रहा हूँ और एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड और आइडियल में बच्चों मैंने सेल में नॉर्मल सेल की बात नहीं किया है, हमने 2, एक को स्टैंडर्ड बोला है और एक को आइडियल बोला है। आइडियल माने बहुत अच्छा, और स्टैंडर्ड माने वो भी कम अच्छा नहीं है, वो भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात नहीं किया है, मैंने एक स्टैंडर्ड की बात किया, और एक मैंने आइडियल की बात किया। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टैंडर्ड का मतलब देखो, किसी का भी क्लासिफिकेशन किया जाए, कोई भी चीज़ हो तो केवल रेजिस्टेंस से होता है। कोई इंसान बहुत बड़ा है तो उसमें क्या बड़प्पन है, उसमें क्या बड़ा है? बड़ा का मतलब है कि वो एक्टिव है, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, उसके अंदर आलस्य नहीं है। बड़ा बनना है तो आलस्य हटाना पड़ेगा। किसी को कहा जाता है कि इंसान बड़ा है तो क्या बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया? केवल उसके अंदर आलस्य नहीं था इसलिए बड़ा हो गया। और इतना भी बड़ा हो सकता है कि सब का वो आइडियल बन जाए, सब उसके जैसा होना चाहे, इतना भी बड़ा बन सकता है।
और जो नॉर्मल इंसान है या जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, वो सब कौन होते हैं? जिनमें आलस्य भरा होता है। तो हमें आलस्य से मतलब है। यहाँ पे किसी को कहा जाता है कि बहुत बड़ा आदमी है, तो उस बड़ा आदमी का मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ उसमें आलस्य नहीं है, इसी बात का वो बड़ा आदमी है। उसको आने जाने में, कहीं आना है कहीं जाना है, कोई काम करना है, कोई हिंडरसन नहीं, कोई उसको रुकावट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं है। इमीडिएट एक्टिव हुआ, वो काम कर दिया। और एक लोग हैं उसके लिए भूमिका बनाते हैं, उसका शुभ नक्षत्र आता है तभी वो काम होगा, वो सब आलसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों स्टैंडर्ड सेल का मतलब है कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, जीरो नहीं हो पाया। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो जीरो नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर लिखेंगे, जीरो नहीं है, लेकिन जो आर है वो बहुत कम है, मिनिमम है। ऐसे लोग बोलते हैं, अरे वो भी तो, जैसे लोग बोलते हैं किसी के लिए, अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, लेट हो गया, पेशेंट खड़े हैं लाइन से, तो सारे पेशेंट गुस्से में आ जाते हैं। तो एक उसी में से समझाता है, करे वो भी इंसान ही है। इसका मतलब उसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत। और एक के लिए बोला जाता है कि अगर वो टाइम पे कह दिया है 2:01 तो 2:01 पे वो हाजिर हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में वो उधर वाला होगा, कोई रोक नहीं सकता दुनिया में उसे। इसका मतलब है कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर का मान जीरो है। यहाँ पे आर शुद्ध जीरो है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो आइडियल है। आइडियल का मतलब ये है कि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं है, वो आर बराबर जीरो है और यहाँ मिनिमम है। इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान करेंगे, इनको देखकर समझकर पहचान हो जाती है। अगर बच्चों यहाँ पे इस सेल का चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग यूज में है तो चार्जिंग हो रहा है, सेल चार्ज हो रहा है, और यहाँ भी चार्जिंग हो रहा है। इसको भी कुछ बड़ी चीज़ मिल रहा है, उसे भी कुछ बड़ी चीज़ मिल रहा है, लेकिन जब उसे कोई बड़ी चीज़ मिलता है तो उसके चेहरे को देख के कोई नहीं समझ पाता कि इसको कुछ मिला है। और इसको देखकर समझ में आता है कि आज ये बहुत खुश है। किसी के चेहरे को देखकर कोई अंदाज़ा न लगा सके कि ये खुश है, किसको प्रॉब्लम है, किसको कोई कष्ट है, कुछ भी न समझ पाए, समझ लीजिए वो पर्सनालिटी आइडियल होती है। एक ही जैसी सिचुएशन में हमेशा रहने वाला आइडियल है, और जिसमें चेंज दिख जाए, कभी दुख दिख जाए, कभी खुशी दिख जाए, और दिख जाए और उसको दिखावा वो ना करे, लेकिन समझ हमें आ जाए। पर वो दिखावा नहीं कर रहा है लेकिन समझ मेरे को आ रहा है, तो स्टैंडर्ड है। और अगर कोई दिखावा देख कर दिया तो वो सबसे बड़ा नालायक है। दिखावा अगर किसी ने कर दिया, कुछ लोगों को खुशी होती है तो जश्न मनाने लगते हैं, उसको मनाने लगते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। और हमारे फिजिक्स में यह है कि आपको खुशी मिल गई तो उसे फंक्शन ना बनाएं, वो आपके कर्मों का फल है। आपको कोई मुफ्त में नहीं मिला हुआ होगा, आपने वो काम किया होगा इसलिए मिला होगा, कोई मुफ्त में नहीं मिला है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर वो चार्जिंग हो रहा है तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा? इसमें टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज V है ये ज़्यादा होगा EMF से। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? EMF से ज़्यादा होगा। जो उसका नेचुरल बिहेवियर है थोड़ा उससे अलग दिख रहा होगा। और यहाँ आपको पता ही नहीं चल पाएगा, यहाँ पे V बराबर E होगा, नो चेंज, वो आइडियल है। चार्जिंग हो जाए, डिस्चार्जिंग हो जाए, दुख मिल जाए चाहे सुख मिल जाए, एक ही जैसी स्थिति। उसको ना तो कोई दुख है ना कोई सुख है। वहाँ पे चार्जिंग में भी यही है, डिस्चार्जिंग में भी यही है। और यहाँ डिस्चार्जिंग में थोड़ा पहचान आ जाएगा बच्चों। यहाँ जब हम डिस्चार्जिंग लिखेंगे इस वाले में, तो
अब V को क्या लिखोगे आप लोग? अब उसका नाम हमेशा क्या बोलना है? टर्मिनल वोल्टेज। और E को हमेशा EMF बोलना है। तो अगर डिस्चार्जिंग है, यहाँ भी डिस्चार्जिंग है, अब इसमें डिस्चार्जिंग में V बराबर E है, लेकिन यहाँ पे V का मान E से कम हो जाएगा। वो स्टैंडर्ड है और ये आइडियल है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब बच्चों, अगर ये कहा जाए कि इसमें कौन सा अच्छा है, स्टैंडर्ड अच्छा है कि आइडियल? आइडियल अच्छा है। हर लोग क्या होना चाहता? आइडियल ही होना चाहता है। स्टैंडर्ड तो एक वैल्यू है, लेकिन आइडियल तो सुपर स्टेट होता है। तो अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे हम किस सेल को अच्छा मानेंगे, तो इस सेल को अच्छा मानेंगे क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं है, और इसी को तो आइडियल बोलते हैं। हर लोग आइडियल ही तो होना चाहता है, आइडियल ही तो बनना चाहता है। आइडियल ही तो बनने के लिए इतना लोग मेहनत करते हैं। आइडियल ही बनने के लिए तो लोग अपना प्रिंसिपल बनाते हैं। आइडियली बनने के लिए तो पूरे जीवन भर तपस्या करता है कि टाइम का पंचुअल रहे। आइडियल बनने के लिए ही तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं किया ताकि लोगों के दिमाग में उसके बारे में दो नेचर न जाने पाए। तो ये लोग ये बोले कि जो है वो है, जो कहता वही है और जो दिखता वही है, कोई अंतर नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए तो पूरा जीवन लोग तपस्या कर डालते हैं। इसलिए अच्छा कौन है? आइडियल। हम कौन सा सेल चाहते हैं? आइडियल चाहते हैं। अब आइडियल हम चाहते हैं। स्टैंडर्ड और आइडियल में क्या अंतर है पहले ये समझ लो। तो आइडियल हम बनाना चाहते हैं, तो अगर आइडियल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस 0 करना पड़ेगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस मैं हटाना चाहता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ख़त्म करना चाहते हैं, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है, तब तो निवारण होगा। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस आता क्यों है, तब तो ख़त्म करेंगे। पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि बच्चों में आलस्य आता क्यों है, और अगर उसका मैं कारण जान गया तो हम तो समाप्त कर ही देंगे। जैसे मिलिट्री के लोग जानते हैं कि आलस्य क्यों आता है, वो ख़त्म तो कर देते हैं, तो सबको एक्टिव बना देते हैं। मिलिट्री मैन को कभी आप सुनोगे नहीं कि उसको आलस्य आ गया, कभी आप उसको सुनोगे नहीं कि उसका ट्रेन बस छूट गया, कभी आप सुनोगे नहीं कि उसको समय से लेट हो गया उठने में। आप तो उसके लिए कभी सुन ही नहीं पाओगे। जो टाइम दिया जाता उसी टाइम में पूरी बटालियन तैयार और ट्रेन पे बैठी और निकल गई, और जहाँ जाना है वहाँ चले गए, 1 सेकंड कोई आगे पीछे नहीं, और सब कदम में कदम मिला के चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रेजिस्टेंस ख़त्म करने का कारण क्या है, और उस कारण से रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को आइडियल बनाना है तो मेरे को जानना पड़ेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आया, तब उसे समाप्त भी करेंगे। तो पहला नंबर हमें क्या लिखना पड़ेगा? काज। किसका काज? इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो बच्चों अब लिखो काज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आप लिखते भी रहना साथ साथ डायरेक्ट। आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ज़रूर, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो यहाँ पे जो ज़रूरत फिजिक्स वाली है उसे उस पर फोकस करेंगे। काज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस का कारण क्या है बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस का 2 कारण होता है, केवल 2 कारण होता है। एक होता है लोकल एक्शन और दूसरा होता है पोलराइजेशन। एक है लोकल एक्शन और दूसरा है पोलराइजेशन। पहले हम लोकल एक्शन लिखेंगे, इधर मैं पोलराइजेशन भी लिख देता हूँ। ये 2 कारण है बस, तीसरा कोई कारण नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस आने का 2 ही कारण है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं समझाने के लिए केवल। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं ना? रेजिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में कलह। कलह समझते हैं? कलह। और इंटरनल का मतलब होता अंतर कलह। तो ये अंतर कलह, इसका हिंदी का नाम है अंतर कलह। और अंतर कलह आने का 2 कारण है, लोकल एक्शन और
पोलराइजेशन, इसको समझने का एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए कि बाज़ार में कोई इलेक्शन लड़ने वाले समाज सेवक अक्सर दिखाई दे रहे हैं, तो बगल दुकान वाला पूछता है दूसरे दुकान वाले से, इलेक्शन आ गया क्या? तो बोलता कि हाँ इलेक्शन होने वाला अगले महीने। बोला इसीलिए दिख रहा है, इतना दिन तो नहीं दिखाई दिया, इसीलिए दिख रहा है। और इसके बाद फिर वो जो नेता है उसके साथ में लोग रहते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि ये उनका राइट हैंड है। हाँ, राइट हैंड का मतलब जो कहता है वही वो करता है। पहले राइट हैंड आता है भूमिका बनाने, माहौल बनाने, तब राइट हैंड के बाद नेताजी आते हैं। तो जब वो राइट हैंड आता है, लोगों से बताता है कि देखो भाई इस बार इलेक्शन फिर आ गया और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताना है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये जो जीता है इसके पास क्या था? कुछ नहीं था, किसी काम का नहीं था। हम लोगों ने, इतने लोगों ने वोट दिया, उसकी वजह से इसको लोग जान गए और ये बड़ा बन गया। बड़ा अपने कर्मों से नहीं बना है, ये तो हम लोगों ने वोट दिया इसलिए बना है, और इसलिए दिया कि ये काम करेगा, और इसने कोई काम नहीं किया है, इसलिए इस बार इसको वोट तो नहीं देना है। हाँ, अगर तुम लड़ो तो तुमको वोट देंगे, लेकिन इसको तो नहीं देंगे। अब दूसरे दुकान पे गया, वो भी बोला उसको तो नहीं देंगे, तुम लड़ो तो तुम्हें वोट देंगे। अब जो लोकल पब्लिक है, हर पब्लिक बोल रही है कि तुम इलेक्शन लड़ो तो तुमको वोट देंगे, उसको नहीं देंगे, तुमको वोट देंगे, उसको नहीं देंगे। इसी को कहते हैं लोकल एक्शन, लोकल पब्लिक का एक्शन, लोकल पब्लिक का मूड, इसे बोलते हैं एक्शन, इसे लोकल एक्शन कहते हैं। अभी लोकल एक्शन हो गया, अब सारी पब्लिक उसको बोल रहे कि तुम इलेक्शन लड़ो तो तुमको वोट देंगे। तो उस राइट हैंड को लगा कि मैं भी नेता जैसा लगता हूँ क्या, और अगर मैं भी इलेक्शन लड़ूँ तो इसका मतलब मैं भी नेता बन जाऊँगा। तो भाई उसके दिमाग में आ ही गया कि पब्लिक तो वोट हम ही को देगी, बोल ही रही है। तब उसने जाके अपने पुराने नेताजी से बोला कि सुनो इस बार मेरे को लड़ना है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो भी लड़ने को तैयार, वो भी लड़ने को तैयार। अब एक ही पार्टी से एक ही जगह दो लोग कैसे लड़ सकता है? अब दो लोग तो नहीं लड़ सकता। तब जो ऊपर वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो सुप्रीम होता है, जो मेन होता है, बड़ा वाला जो पार्टी चलाता है, अब वो क्या करेगा, उसके लिए ना तो उसके वो हैं ना तो उसके वो हैं, उसका वो है जो सीट जीत के लाए, उसका किसी से लगाव नहीं है। बोला सुनो तुम दोनों लोग लड़ने को तैयार हो, अब तुम्हारा पब्लिक के बीच में ऑब्जर्वर भेजा जाएगा और जिसके पास ज़्यादा सपोर्टर होंगे उनको टिकट मिलेगा। अब ये टेस्ट का एक दिन डिक्लेयर हुआ। किस दिन टेस्ट होगा? स्ट्रेंथ की, किस नेता के पास ज़्यादा लोग हैं। अब इसके बाद बच्चों उस दिन दो टेंट लगा, एक इधर लगा एक इधर लगा, दोनों नेता लोगों का टेंट लग गया। अभी तक मोहल्ले के सारे लोग एक साथ रहते थे, सभी दुख सुख में एक थे, सारे लोग एक थे, कोई अंतर नहीं था। लेकिन आज अंतर होने जा रहा है। उधर मोहल्ले से एक लोग आते हैं झंडा डंडा लिए, उधर बैठ जाते हैं, तो इधर वाला बोलता है कि देखो रहता था मेरे साथ और है उसका आदमी, आज निकलो बाहर तो बताते हैं। क्या कर दिया नेता? पोलराइजेशन कर दिया। जहाँ सब एक साथ थे उसको बांट दिया, मोहल्ले को बांट दिया, घरों को बांट दिया, लोगों में बंटवारा कर दिया। ये बट गए लोग। अब उधर एक लोग जा रहे हैं तो इधर वाला बोल रहा है कि बाहर निकलो तो बताता हूँ। तब तक इधर एक लोग आए तो उधर वाला बोलता है कि अभी कल तक मेरे साथ घूमता था, उसका आदमी है। ये क्या हो रहा है? पोलराइजेशन। क्या हो रहा है? पोलराइजेशन। तो पहले क्या हुआ? लोकल एक्शन। तब क्या हुआ? पोलराइजेशन। अब आधा पब्लिक इधर आ गई, आधा पब्लिक इधर, मोहल्ले का हो गया बंटवारा। इसके बाद थोड़ी देर में डिक्लेयर हुआ, वो बोला लोकतांत्रिक पार्टी, वो बोलता जनतांत्रिक पार्टी, और ये पार्टी दो टुकड़ों में टूट गई। यही तो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है? लॉस।
अब लॉस हो गया और दोनों के दोनों हार गए, तीसरी पार्टी जीत गया। यही है। तो बच्चों यही सेम प्रोसेस यहाँ है, एकदम आइडेंटिकल चल रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, लोकल एक्शन। अब लोकल एक्शन यहाँ का क्या है, नेता वाला तो समझ आ गया होगा, वो जल्दी आता है। हाँ, अब इधर समझना है लोकल एक्शन क्या है। जब आप लोग स्कूल में प्रैक्टिकल करने जाते थे लैब में, तो लैब असिस्टेंट सामान देता था प्रैक्टिकल करने के लिए, और वो एक इलेक्ट्रोड भी इशू कराते थे। आप एक इलेक्ट्रोड वो देते थे। वो कौन वाला इलेक्ट्रोड होता था, जिंक इलेक्ट्रोड, जिससे हमें इशू कराना पड़ता था। लैब असिस्टेंट हमें देते थे। अब बच्चा प्रैक्टिकल करने आया, यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड टेबल पे रखा रहता था, उसको चाहे जितना ले लो कोई टेंशन नहीं है। जिंक इलेक्ट्रोड इशू कराना होता था। तो बच्चों ये दो इलेक्ट्रोड है, कॉपर और जिंक। अब उसने प्रैक्टिकल किया, इसके बाद बच्चे हड़बड़ी में छोड़ के इलेक्ट्रोड उसी में चला गया घर। अब उसे छोड़ के चला गया, ये वाला इसी में है, ये भी इसी में है, ये कॉपर है, ये जिंक है। जिंक इलेक्ट्रोड इसने छोड़ दिया। अब वो छोड़ के चला गया। जब दूसरे दिन वो बच्चा आता है तो लैब असिस्टेंट पहले से देखता रहता है उसको कि आए तो बताएं, और जैसे ही वो आया वैसे ही हल्ला मचाया। अक्सर वो आ गया, टीचर को पकड़ाया कि वो आ गया, यही है, और टीचर बहुत उसको डांटने लगे। अब बेचारा समझ नहीं पा रहा है, और टीचर बोले कि दोबारा तो गड़बड़ी नहीं, दोबारा तो नहीं करोगे। बोला नहीं करेंगे। अब वो समझ गया कि दोबारा नहीं करेंगे। वो समझ गया कि मैंने क्या किया, प्रैक्टिकल ही तो किया था और दोबारा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो समझ गया कि ना करो तो भी डांट खाओ, प्रैक्टिकल करो तो भी डांट खाओ, इससे अच्छा ना करो। इसीलिए प्रैक्टिकल करना बच्चे बंद कर दिए। उसको बताया नहीं गया कि तुम्हें डांटा क्यों गया। वो बेचारा जान ही नहीं पाया, कोई नहीं बताया। इसके बाद वो डर गया, बोला प्रैक्टिकल करना ही गुनाह है, इतना डांट पड़ती है। अब उसने गड़बड़ी क्या किया था, उसने इस इलेक्ट्रोड को छोड़ दिया, और ये जिंक इलेक्ट्रोड इसमें कोरोजन माने डिजॉल्व हो गया। क्या हो गया, डिजॉल्व। जैसे आयरन है, लोहा, लोग बोलते लोहा जैसे मजबूत, आयरन मैन। हाँ, तो लोहे को क्या माना जाता है, बहुत मजबूत माना जाता है। लोग बोलते लोहे जैसे मजबूत, उसको एग्जाम्पल बनाया जाता है। तो आयरन बहुत मजबूत होता है, लेकिन समय है। अगर वो लोहे का बीम बहुत पुराना है तो उसमें रस्ट लग जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि हवा चलता है और उस हवा से टकरा के लोहा नीचे गिरने लगता है। आज समय ने इतना कमज़ोर कर दिया कि वो लोहा गिर रहा है। जैसे लोग बोलते लोहे जैसा मजबूत होना चाहिए, आज उससे कोई कमज़ोर नहीं है। बच्चों, समय के साथ सब बदल जाता है। अब वो लोहा जो गिर रहा है, जो डिजॉल्व, अब लोहा क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। किसमें, एयर में। ऑक्सीडाइज लेयर बना रहा, फेराइट बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और टूट टूट कर नीचे आ रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कोरोजन। क्या कहेंगे, कोरोजन। लोहे का कोरोजन हो रहा है, कोरोड हो रहा है, वो जंग लग रहा है और गिर गिर के नीचे आ रहा है। अब उस कोरोजन जैसा यहाँ पर हो रहा है डिजॉल्विंग। जैसे लोहे का हवा में कोरोजन हो रहा है, वैसे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जिंक डिजॉल्व हो गया। अब देखो, जिंक डिजॉल्व हो गया, ये डिजॉल्व हो गया। जब डिजॉल्व हो गया तो जिंक के नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट में आ गए, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, केमिकल एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन घूमने लगे तो ये क्लोज लूप बना लिया। क्या बना लिया, क्लोज लूप। और जब क्लोज लूप बना लिया, चार्ज घूम रहा है तो इसके अंदर करंट फ्लो करने लगा, और इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस मिला, और इस इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज से करंट मिला, और I²RT से हीट जनरेट हो गया। और हीट जनरेट हो गया तो इस सेल की जितनी केमिकल एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म में
लॉस हो गया, तो ये बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई, तो पूरी की पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई समझ आ गया? तो ये जो एनर्जी ख़त्म हो गया, जो लॉस हो गया, उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। मैंने रेजिस्टेंस को क्या पढ़ाया था कि दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, तो इसी को हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस। और ये बाहर से किसी से नहीं हुआ, इसके अपने अंदर के एलिमेंट से ही डैमेज हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंटरनल। सेल का वो कॉन्स्टिट्यूएंट है, बिना इलेक्ट्रोड के सेल नहीं बनता, और उसी सेल की वजह से एनर्जी लॉस हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल ही तो बोलेंगे। इसलिए ये क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो इसी को हमने क्या कहा है? लोकल एक्शन। लोकल माने लोकल लूप, और इस लूप में करंट फ्लो कर गई। इस करंट का नाम क्या है? एडी करंट। कौन सा करंट? एडी। एडी माने भंवर, भंवर धारा। एडी करंट इसमें फ्लो कर गया और पूरी की पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। तो बच्चों इसी को कहते हैं लोकल एक्शन। तो लोकल एक्शन क्या है? अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकल एक्शन, तो आप क्या कहोगे? ड्यू टू डिजॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रोड, लोकल लूप, लोकल करंट लूप फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू विच केमिकल एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आप लिख सकते हैं इस लाइन को। लोकल एक्शन क्या है जानने के लिए, लोकल एक्शन है क्या, इसे जानना होगा। अभी पोलराइजेशन की बात बाद में करेंगे, अभी लोकल एक्शन चल रहा है। ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। बच्चों जिंक जरूर लिखना, जिंक नाम पूछता है। जिंक इलेक्ट्रोड, पता चला कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड नहीं जिंक इलेक्ट्रोड, किताब में जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर नहीं, इलेक्ट्रोड भी नहीं, नाम लिखना है जिंक इलेक्ट्रोड। तो ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट, लोकल करंट लूप form in electrolyte, due to which electrical energy of cell, due to which electrical energy of cell loss in form of heat, of cell loss in form of heat, in form of heat। बच्चों ये हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। बच्चों एक लोग कोई पीछे उसे बोलो जरा एसी ऑन करे, उधर आप लोग अपना नहीं चलाना होगा तो बंद कर देना, इसे मैं ऊपर वाला चलाऊंगा। लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसे मेरे को कम करना है। कम करने के लिए क्या करें? जैसे वो जो आयरन का रस्ट बन के नीचे गिर रहा है उसे हमें बंद करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एशियन पेंट करते हैं। अब अगर एशियन पेंट से इसे पेंट कर दोगे तो पक्का रेजिस्टेंस बन जाएगा। पेंट तो इंसुलेटर है, लेकिन पेंट ही करना है, और उसे किससे पेंट करना है? मरकरी से पेंट करनी है। तो बच्चों मरकरी क्या है? मेटल है, और अगर उसे हम पेंट कर देंगे तो कंडक्शन भी बना रहेगा और ये काम कम हो जाएगा। तो सवाल में पूछा जाता है कि लोकल एक्शन कम करने के लिए क्या करें, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ मरकरी। तो ये उसका सलूशन है कि कैसे कम करेंगे। तो मिनिमाइज लोकल एक्शन, तो मिनिमाइज लोकल एक्शन
local action. Electrode should be electroplated. Electrode should be electroplated with mercury.